Hello student, welcome to my class. This is lecture number 9. We are going through with the unit magnetic effect of electric current, and we have studied in my last lecture about the Ampere circuitry law and it's the most important application, solenoid. And today we will do the next application of Ampere circuitry law, that is toroid. Afterward we will do the finite length wire case. So be with me and we will discuss it in a very interesting way, in very applicable way. Now you will think that what is this? This is just a piece of paper, newspaper. I have rolled it. आप देख सकते हो ये मैंने रोल किया हुआ है. तो जो सोलेनाइड, लॉन्ग सोलेनाइड की बात की जाती है, उसमें जब आप बेस लेते हो तो एक नॉन कंडक्टिंग बेस होता है जिसके ऊपर आप वायर की रैपिंग कर देते हो. तो अगर कॉपर वायर की इसके ऊपर रैपिंग करते चले जाओगे और उस कॉपर वायर के एंड्स को आप एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दो तो आप देखोगे कि ये जो आपका पेपर रोल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक सोलेनाइड में. इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ सोलेनाइड. उसके बाद इस सोलेनाइड, क्योंकि एवरी सोलेनाइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो इस सोलेनाइड के अंदर अगर आप एक आयरन पीस डाल करके देखोगे तो आयरन पीस एक एंड से डालने पर दूसरे एंड से अपने आप निकल आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, बिकॉज दिस सोलेनाइड इज अ मैग्नेट. इट हैज़ मैग्नेटिक इफेक्ट. अब टोराइड होता क्या है? सोलेनाइड तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है. टोराइड क्या होता है? टोराइड, तो इसको टोराइड, इसी सोलेनाइड को हम टोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. करना क्या होता है टोराइड में कन्वर्ट करने के लिए? वी विल टेक दिस पेपर रोल. इसको हम सोलेनाइड बना चुके थे. इसी सोलेनाइड को अगर आप सर्कुलर शेप में रोल करके, सर्कुलर शेप ले सकते हो या कोई भी रेक्टेंगुलर, ऐसा नहीं कि टोराइड में सर्कुलर ही होना चाहिए. बुक्स वगैरह में सर्कुलर दिखाया गया है. एनी क्लोज्ड सोलेनाइड, दिस वन, इस तरीके से अगर आप इसको एक दूसरे के अंदर यहाँ पर फिट करके इसको सर्कुलर शेप दे सकते हो या कोई भी क्लोज्ड शेप दे सकते हो. दिस वन, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर. जैसे ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं, ऑलमोस्ट सर्कुलर हो गया है. सो ये जो शेप होगा, अब ये जो है यहाँ पर कॉपर वायर की रैपिंग थी, आप देखो तो ये कॉपर वायर अब क्लोज हो चुके हैं. इनके ऑब्वियसली एंड यहाँ पर होंगे, उन एंड को आप बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दोगे तो ये एक टोराइड कहलाएगी. सो व्हाट इज टोराइड? इन द सिंपल सेंस वी कैन से टोराइड इज अ लॉन्ग सोलेनाइड क्लोज्ड स्ट्रक्चर. ओके, it is not necessary that it may be of circular shape. It must be a closed structure. Then the said structure is called toroid. Got it? अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए. सोलेनाइड की बेसिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड 2 पॉइंट पे निकाली थी. वी हैव टेकन 2 केसेस इन माय लेक्चर नंबर 8. फर्स्ट केस वाज व्हाट? व्हेन द पॉइंट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द सोलेनाइड, सोलेनाइड के अंदर कहीं था. और सेकंड केस हमने लिया था व्हेन द पॉइंट इज सिचुएटेड एट एनी एंड ऑफ द सोलेनाइड. क्या डिफरेंस आया था? अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द सोलेनाइड at any point in between the solenoid is just the double of the magnetic field at any point at the end of the solenoid. Remember this and you can prove it. तो आपको मैंने कहा physics is not a subject of learning. Just go through the deep knowledge of it and you will have interest in this subject. I am very sure about it. So we will discuss toroid case. Clear? तो हम toroid कैसे बना सकते हैं? ये जनरली जो बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है मैं वही स्ट्रक्चर बना रही हूँ. ओके, दिस वन इज अ टोराइड. आपने एक सोलेनाइड को क्लोज कर दिया और वो सोलेनाइड जो क्लोज हो गई तो वो एक टोराइड में कन्वर्ट हो जाएगी. इसमें हम वायर की रैपिंग करते हैं इन दिस वे. ये कॉपर वायर है जिसकी हमने रैपिंग की है. क्लोज्ड रैपिंग जितनी होती है स्ट्रक्चर उतना अच्छा रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इम्पैक्ट उतना अच्छा होता है. आप पढ़ोगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं. उन फैक्टर में एक फैक्टर एयर गैप भी है. तो अगर आप एयर गैप रखोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी सॉलिड नहीं होगी जितनी कि नॉर्मली होनी चाहिए.
तो आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर शुड बी, that is structure should be closed and compact copper wire wrapping. Okay, इसमें एयर गैप नहीं होना चाहिए. So this is a toroid. यहाँ पर वायर का एक एंड होगा जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड, दूसरा एंड है जो कि बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड, एंड दिस इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर. सो we can find the magnetic field at 3 different points like the case of the conductor, and we had found the electric field at 3 points due to the conductor. Okay, so here what we will do, we will find first of all the magnetic field at any point in between. This one is the center. We will find the magnetic field at any point in between the toroid. This is P. At any point inside in the vacant space of toroid P1, and outside the toroid this is P, P1 and P2. So there we have taken 3 points. In 3 points में से हमें P point पर magnetic field निकालनी है, P1 पे निकालनी है और P2 पे निकालनी है. तो we can take the 3 radius. One is R1, one is R and one is R2. On the basis of point we have taken 3 radius. 3 radius for what? आपको जब मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ बताया था, so एम्पियर सर्किटल लॉ according to that mathematical expression B dot dl is equal to mu naught times of I. इसको mu भी कर सकते हैं. अगर mu naught तब यूज होता है जब हम जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो फ्री स्पेस में रखा हुआ है. लाइक यहाँ पे जो P पॉइंट है, जो P1, P और P2 पॉइंट्स लिए गए, these are in the free space. So we are taking here as mu naught. mu हम तब लेते हैं जब जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो फ्री स्पेस में ना होकर के किसी मीडियम में होती है. ठीक है, जैसे ये जो मैंने आपका ये लूप बनाया था, टोराइड बनाया था, इसमें इस पेपर के अंदर देखोगे तो खाली स्पेस है, एयर है इसके अंदर. तो जो P पॉइंट है वो एयर में ही है. ठीक है, not in the material space. Got it? So B dot dl is equal to mu naught I. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है. और एम्पियर सर्किटल लॉ is comparable with the Gauss law. We have discussed it in my lecture number 8. तो Gauss law में जैसे हम Gaussian surface लेते थे, that is the imaginary surface. In the same way we will take the ampere surface which is the imaginary surface. ये हमने सोलेनॉइड में भी ऐसे किया था, टोराइड में भी इसी तरीके से करेंगे. So let's start with the mathematical expression based on this given figure for toroid case at 3 points P1, P and P2. So let's start. चलो लेते हैं at point P1. हमने P1 पॉइंट पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है. तो क्या करना होगा, इस P1 पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस ली थी वो हमने R1 ली थी, विच इज corresponding to the radius corresponding to the circle drawn in such a manner कि ये जो P1 पॉइंट है उस सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर आए. ये हमने P1 पॉइंट R डिस्टेंस पे लिया है. इसका मतलब क्या है, ये जो डॉटेड सर्किल है, डॉटेड इंडिकेट दैट इट इज एम्पियर्स लूप. एम्पियर्स लूप इज द हाइपोथेटिकल लूप. लूप मीन्स क्या होता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर. सो इट इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर और हमने ये सर्कुलर फॉर्म में लिया है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द गिवन डिवाइस दैट इज टोराइड. तो टोराइड क्योंकि सर्कुलर स्ट्रक्चर में, इसलिए हमने ये जो P पॉइंट का शेप बनाया है, P पॉइंट पे एम्पियर्स लूप का जो शेप बनाया है दैट इज इन सर्कुलर फॉर्म. सो द रेडियस ऑफ द सर्किल इज R1 एंड द पॉइंट इज सिचुएटेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल. गॉट इट? सो if we are applying the B dot dl, this Ampere's formula, circuital formula, so B dot dl is equal to mu naught I. ठीक है, यहाँ पे मैं जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखती हूँ इसके साथ में थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी जाती है. अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो या आप होम एग्जामिनेशन भी देते हो तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी डेरिवेशन की जाती है उसमें बीच में थ्योरेटिकल पार्ट होना चाहिए. वॉट एवर आई एम सेइंग हियर, I am describing here regarding the figure, regarding the mathematical relations, you have to write that relations along with this derivation. Okay, ये ज़रूरी है. अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं, you have to score some good percentage like the case of 90%, 95%. तो जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड थ्योरी पार्ट डेफिनेटली होना चाहिए, वरना उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. ठीक है, तो हर एक
हर एक स्टेप के एक एक मार्क्स होते हैं, कुछ कुछ मार्क्स डिवाइड किए जाते हैं। उन मार्क्स को तभी गेन कर सकते हो आप जबकि आपने स्टेप्स प्रॉपरली लिखा हुआ हो। सो हियर b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I. नाउ वी कैन राइट इट एज वी आर टेकिंग द सर्किल P1, दिस वन इज द P1 सर्किल, और इसमें हम लिखेंगे b dl cos थीटा. व्हाट इज थीटा हियर? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एलिमेंट. ठीक है, तो कौन से एलिमेंट, कौन सा पोर्शन एलिमेंट का ले रहे हैं? जो एम्पियर्स लूप का स्मॉल एलिमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एम्पियर्स लूप का अगर हम स्मॉल एलिमेंट ये लेते हैं, दिस वन इज L, DL लिया है तो DL ले लेते हैं। सो DL इज द स्मॉल एलिमेंट ओवर दिस एम्पियर्स लूप एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप ये बताओ कि जो एम्पियर लूप लिया है यहाँ पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड तो तब होगी जब यहाँ पे करंट कैरिंग वायर होगा। करंट कैरिंग वायर तो अंदर है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? मैंने आपको एम्पियर्स जब सर्किट लॉ बताया उसमें आपको बताया था कि देयर आर 3 पॉसिबल कंडीशन वेयर व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड या टोटल द राइट हैंड साइड ऑफ दिस टर्म में बिकम 0। कौन कौन से? या तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, या तो जो एंगल बन रहा हो 90 डिग्री बन रहा हो, एंड थर्ड केस इज व्हाट कि ये जो B और DL है, एक 90 हो गया आपका, एक हो गया 270। तो cos 90 या cos 270 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। तो अगर 0 वैल्यू होती है तो ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट या इसका जो इस पूरे टर्म का रिजल्ट है वो 0 आना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम उसको चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पर cos थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट ओवर द एम्पियर्स लूप। यहाँ पर एलिमेंट तो है, उसकी लेंथ है, यहाँ पर हमने DL ली हुई है, बट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 है। इफ B is 0 here inside the ampere's loop because no current carrying element is here, the only source of magnetic field is current carrying element here in this unit. उससे बाद में आप पढ़ोगे कि मैग्नेट भी है, मैंने आपको बताया था there are 2 source, one is magnet and one is current carrying element। तो यहाँ पर B की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म म्यू नॉट I आएगा एंड दिस होल टर्म विल बिकम 0। सो दैट इज व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड हियर इन दिस केस इज 0। उसको आप इस तरीके से भी समझ सकते थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 है, क्योंकि करंट कैरिंग एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ जो एम्पियर्स लूप लिया हुआ है, इस लूप के रिगार्डिंग में, इस लूप के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू 0 है, और करंट अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आनी ही है। सो दैट इज व्हाई हियर I is also 0, so overall the right hand side term will become 0. So we can say that magnetic field at point P1 is equal to 0. This one is the first result. Clear हुआ? बहुत easy है, कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है। आप उसको रिजेंबल कर लो कंडक्टर से। Inside the conductor electric field is 0. ठीक है, यहाँ पर inside the toroid magnetic field is 0. Now come to the next case. We are taking the case of P2. So let's start with the Ampere's loop regarding the P2 point. हम फिर से वैसे ही लूप लेंगे। क्या किया है कि वो जो लूप लिया है इस तरीके का लिया है कि ये P2 पॉइंट उस लूप की सर्कमफ्रेंस पर आए। ऑब्वियसली इसकी रेडियस हो जाएगी R2। सो एट पॉइंट P2 closed integral B dot dl is equal to mu dot I। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो P2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो P2 है एम्पियर्स लूप, ये कैरी कर रहा है, ये करंट कैरी है, इसमें करंट है। लेकिन करंट में अगर देखो तो जो आउट इनकमिंग करंट है वो I1 अगर है, दिस वन इज I1, आउटगोइंग करंट I2 है, तो ये तो श्योर है कि I1 इज इक्वल टू I2 है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे करंट एंटर कर रही है और यहाँ से करंट निकल रही है, तो I1 और I2 इक्वल तो है क्योंकि कोई करंट लॉस नहीं हो रहा है। इन वायर से करंट फ्लो कर रही है जो कि इक्वल है, बट इनका डायरेक्शन देखो तो अपोजिट है, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट विद अपोजिट डायरेक्शन। तो हम जब यहाँ पर राइट हैंड साइड टर्म लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल B dl cos थीटा दैट इज इक्वल टू, तो ये म्यू नॉट के साथ में आएगा I1 plus I2, and because the direction is opposite, so here it is I1 minus of I2. We can write it I1 is equal to minus of I2.
Okay, so the right hand side term become 0, and because the right hand side term becomes 0, so that is why the magnetic field becomes 0. यानी outside the toroid magnetic field 0 होती है. कंडक्टर के केस में ऐसा होता था, याद करो, कंडक्टर उसके बाहर के पॉइंट पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी, which is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square, where r is the distance of the point, outside point from the center of this conductor. तो यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0, यानी कि इस ये जो टोराइड हमने बनाया है इसके अंदर ना तो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना इसके बाहर होती है. अब चेक करते हैं पी पॉइंट को. आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ एक सीन क्रिएट किया गया है आपके सामने. आपको पता है कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आनी ही आनी है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए. कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा, और वो सारा इम्पैक्ट कहाँ आ रहा होगा? पी पॉइंट पर. We will draw one Ampere's loop inside the toroid. Got it? यहाँ पर हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ B dot dl, which is equal to mu naught I. अब यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट नहीं है. आप ये देखो, ये जो पी पॉइंट है ये अंदर दिया गया है, इसमें तो करंट सिर्फ फ्लो कर रही है. इनकमिंग और आउटगोइंग तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज इट इज़ अ क्लोज लूप. तो कोई इनकमिंग नहीं, कोई आउटगोइंग नहीं, ये क्लोज है. ठीक है, फर्स्ट थिंग. उसके बाद हम लगाएंगे क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा. अब यहाँ पर ये जो आपका डी एल एलिमेंट है ये कहाँ पर होना चाहिए? पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पर ले लिया, इधर ये डी एल एलिमेंट है. ठीक है, दिस वन इज डी एल एलिमेंट. अब डी एल को हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं. ये डी एल इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पर पूरे सर्कमफ्रेंस में इंटीग्रेट होगा, तो सर्कमफ्रेंस पूरी इंटीग्रेट होकर के आ जाएगी 2 पाई आर. क्योंकि अगर आर रेडियस है तो इस सर्किल की सर्कमफ्रेंस कितनी होनी चाहिए? 2 पाई आर. तो डी एल पहले हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है. अब आती है बात मैग्नेटिक फील्ड की. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? यहाँ पे जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है. दिस वन इधर से शुरू हुई थी, इस साइड जा रही है ये करंट. दिस वन इधर गई, फिर यहाँ से आएगी, इधर जाएगी, ये इधर गई, फिर ये ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई. इस तरीके से करंट पूरे लूप में फ्लो कर रही है. ठीक है ना. अगर हम एक लूप को देखते, ये जो एक लूप लिया यहाँ पर, इसको मैं जूम करके बना रही हूँ फिगर. ये एक लूप है और करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से. ठीक है, हॉरिजॉन्टली बना हुआ ये लूप. ये एक लूप है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. ये डायरेक्शन का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर हम इसे वर्टिकल करेंगे तो अभी तो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है. अब आप क्या लगाओगे? राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कर्व्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसी का रिवर्स भी था. फिर से मैं बोल रही हूँ, कर्व्ड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. रिवर्स क्या था? If the thumb indicates the direction of current, the curved finger indicates the direction of magnetic field lines. और both are in the right hand. आपके हाथों में जादू है. क्या है? जादू. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम इसी रूल को लगाते हैं तो ये जो कर्व्ड फिंगर है ये किसको इंडिकेट करेंगी? करंट को. सो ये है कर्व्ड फिंगर का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो तो किस तरीके से आएगा? ये कर्व्ड फिंगर का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है अलोंग विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ लूप. ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का आ रहा है. अगर हम लूप की करंट को चेक करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एलिमेंट हमने लिया था ये भी सर्कमफ्रेंस में, मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कमफ्रेंस में फ्लो कर रही है. जो एम्पियर लूप लिया है दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. मीनिंग क्या हुआ? द एंगल बिटवीन द टू, द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एलिमेंट इज 0. जब वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो एंगल कितना होता है? 0. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0. सो दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट I, where I is the current flowing in this loop. So we will write it as B dl integration B dl cos 0 is equal to mu naught I. B को बाहर निकाला, cos 0 1 हो गया, dl इंटीग्रेट हो गया,
इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और dl है क्या, dl इज द स्मॉल एलिमेंट ओवर द सर्कमफ्रेंस। तो पूरा इंटीग्रेट करने में क्या आ जाएगा, 2 पाई, ये डॉट नहीं है, 2 पाई r विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो p इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि अगर एक लूप में I करंट थी तो इस पूरे टोराइड में अगर n नंबर ऑफ लूप बने हुए, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो मैंने आपको बताया था क्लोजली पैक्ड करते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो n अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो यहाँ पर हम इन n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस वन इज कोरस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन लूप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n लूप्स कितनी हो जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट n डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू आई। एंड n डिवाइडेड बाई 2 पाई r को यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल n। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर आप n बाई 2 पाई r को स्मॉल n लिखते हो और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई r, बिकॉज इट इज अ टोराइड, टोराइड में रेडियस है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये सोलेनाइड का ही फॉर्मूला आ रहा है, सोलेनाइड में भी था। अब मैं यहाँ कंपैरिजन करके दिखा देती हूँ। इन द केस ऑफ सोलेनाइड जो मिडिल पॉइंट इन बिटवीन द सोलेनाइड था उसमें रिजल्ट आया था म्यू नॉट एन आई, लेकिन वहाँ पे n की जो वैल्यू थी वो थी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनाइड, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 पाई r, जितनी सर्कमफ्रेंस है उस टोराइड की। तो ये सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूले में n की वैल्यू का। ठीक है, अदरवाइज इनसाइड द टोराइड I made a merged term solenoid and toroid. So n is equal to n divided by 2 pi r. 2 pi r, where r is the radius of this toroid. So that is the magnetic field inside the toroid. तो अब आपको एक स्पेसिफिक टर्म पता चला कि सोलेनाइड के कॉर्नर्स में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड्स में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, विच इज हाफ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई। जबकि टोराइड में अंदर पॉइंट्स में या बाहर पॉइंट में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इट इज़ अ क्लोज स्ट्रक्चर, तो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड होती है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस स्ट्रक्चर में जब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम टोराइड की रेडियस बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो टोराइड वही स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड उसी की स्ट्रॉन्ग है जितना छोटा टोराइड होगा। बड़ा होने पर टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, छोटा होने पर टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। सेम इज़ द केस हियर। आप देखो तो लेंथ अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब लॉन्ग सोलेनाइड जो होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट सोलेनाइड। तो शॉर्ट सोलेनाइड इज बेटर एज कम्पेयर टू लॉन्ग सोलेनाइड। I hope these two differences are clear to you and the varying factors are clear to you. Current तो दोनों में ही है, which is the same factor. Obviously we will increase the current, that means magnetic effect will increase. ये तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की किसी भी फॉर्मूले में अगर आप लगाते हो तो आपका रिजल्ट यही आना है कि करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन द केस ऑफ टोराइड। नेक्स्ट वी विल स्टडी फाइनाइट लेंथ वायर केस, जो हमने बायोसेवर्ट से भी सॉल्व किया है। अब वो मैं आपको ये शो करने वाली हूँ कि एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करके वही केस, फाइनाइट लेंथ वायर का केस, कितना सिंपल हो जाता है, उसके मैथमेटिकल स्टेप्स कितने ईजी हो जाते हैं। चलो फाइनाइट लेंथ वायर का केस सॉल्व करते हैं। बायोसेवर्ट में हमने इस चीज़ से सॉल्व किया था, लेकिन वो स्टेप्स लेंथी थे, तो अब यहाँ पर केस सॉल्व करेंगे। दिस वन इज अ फाइनाइट लेंथ वायर, और हमें किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ वायर।
आउटसाइड है ये पॉइंट, ये भी ध्यान रखना है। तो जब हम फाइनाइट लेंथ वायर लेते हैं तो हमें उसमें क्या बनाना पड़ता है, एम्पियर्स लूप। तो ये जो फाइनाइट लेंथ वायर है इसमें करंट फ्लो कर रही है, दिस वन इज AB वायर, और इसमें करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम B टू A। इसको हम इनफाइनाइट लेंथ भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा फैक्टर ले लें। तो पहले हम P पॉइंट को 90 से निकालेंगे। हमें क्या करना होता है, लूप बनाना होता है। गॉसियन सरफेस में सरफेस बनाने पर जब हम करते हैं तो सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो स्ट्रक्चर को पूरा कवर अप कर ले। यहाँ पे स्ट्रक्चर कवर अप नहीं होता है, यहाँ पर केवल जो भी स्ट्रक्चर है वो एक लूप के अंदर बाउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने एम्पियर्स लूप बना लिया है, दिस वन इज एम्पियर्स लूप, जो हाइपोथेटिकल होता है जो हम बनाते हैं। ठीक है, और इसी लूप में हम करंट एलिमेंट लेते, वो सॉरी दैट एलिमेंट लेते, DL एलिमेंट, जो एम्पियर सर्किट लॉ फॉर्मूले में यूज होता है। सो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I करंट अगर फ्लो कर रही है इस फाइनाइट लेंथ वायर में तो ये हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे। सो यू कैन सी हियर DL इज द एलिमेंट इन द एम्पियर्स लूप एंड डॉट वी हैव अप्लाइड। तो यहाँ पर करंट कैरिंग वायर ये है, वी विल अप्लाई द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विल अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल, the thumb indicates the direction of current and the curved finger indicates the direction of magnetic field lines. So because current is moving up from B to A, यहाँ देखो फ्लो कर रही है, तो इस लूप पे देखो करंट कैसे फ्लो कर रही है, in this direction, that means what, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया ये, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसकी किसी टेंजेंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हो, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो DL एलिमेंट है ये एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, DL एलिमेंट भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर फ्लो कर रही है। तो मीन्स क्या है कि B और DL के बीच में एंगल कितना हो गया, B DL cos 0, डॉट का मतलब क्या होता है, cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड DL, वो यहाँ फिगर में क्या आ रहा है, 0। समझ में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट I। अब आप यहाँ पे B बाहर निकाल दो, इंटीग्रल इनक्लोज इंटीग्रल DL किस लूप के लिए हो रहा है, ये पूरे लूप के लिए। तो अगर ये पॉइंट इस वायर से R डिस्टेंस पर था तो इस लूप की, ये जो DL है ये लूप का ही एलिमेंट है, तो इस लूप की पूरी सर्कमफ्रेंस जो होगी वो क्लोज इंटीग्रल होगा। तो क्लोज इंटीग्रल में इस पूरी सर्कमफ्रेंस जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2πr, क्योंकि ये लूप जो बन रहा है उस लूप की रेडियस कितनी है, इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फाइनाइट लेंथ वायर। सो B DL cos 0 is 1 is equal to म्यू नॉट I। 1 को हमने हटा दिया यहाँ से। सो if we will integrate this term for the closed value then it will come as 2πr। closed integral की importance मैंने आपको बताई थी अपने पिछले लेक्चर में, you can see that। so 2πr is equal to म्यू नॉट I। so we'll get B is equal to म्यू नॉट I divided by 2πr। ये आपका आ गया इनफाइनाइट लेंथ वायर के केस में। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला रिगार्डिंग इनफाइनाइट लेंथ वायर। और फाइनाइट लेंथ वायर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो लूप लेना है उसको आपको लिमिट में रखना है कि ये लूप की लिमिट यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें आपके sin φ1 प्लस sin φ2 टर्म्स आ जाएंगे, पर वो हमें निकालने की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सो दिस इज फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, गॉट इट। सो आपका बायो सेवर्ट में भी सॉल्व किया था तो यही आया था, और यहाँ पे स्टेप्स देखो कितने सिंपल हो चुके हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट एंड एम्पियर सर्किट लॉ, इट इज जस्ट लाइक द गॉस लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। ओके, सो दिस इज वन केस एंड सेकेंड केस वी आर टेकिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना, ये डेरिवेशन नोट डाउन कर लेना, अभी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब हमने इसी लूप को, अगर आप इस तरीके से एज्यूम करो कि ये जो वायर है इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, मतलब जूम किया है, बड़ा नहीं किया है, इसको आप अपने कैमरे से जूम करके देख रहे हो। ठीक है, ये वायर हो गया और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये यही
वायर है जिसको AB वायर है जिसको आपने जूम कर दिया, इनफाइनाइट लेंथ का ही हम ले रहे हैं, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जो सेकंड केस है वो है if the point is situated, point P is inside the wire. आपने ये केस ले लिया, पहले क्या था, पॉइंट P इज आउटसाइड द वायर, ये जो वायर था AB वायर इसके बाहर था, अब पॉइंट P क्या आ गया, इसके अंदर आ गया है। तो यहाँ पर अगर कहीं पॉइंट P सिचुएटेड है, इसकी एक्सिस लाइन से, इस वायर की जो एक्सिस लाइन है उससे R1 डिस्टेंस पर है, यहाँ पर हमने क्या लिया था, R लिया था, और अब हमें पॉइंट P पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पोल करंट कैरिंग वायर। तो आपको पता है कि वायर की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसमें करंट फ्लो कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी करंट फ्लो कर रही है, इस पूरी सर्कमफ्रेंस में भी करंट फ्लो कर रही है, और ये जो P पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डेंस में सर्कमफ्रेंस आएगी जिसको हम यहाँ पर अब एम्पियर्स लूप कहने वाले हैं, करंट सेम है, ये पूरे वायर में I करंट फ्लो कर रही है, पूरे वायर में AB फुल वायर में I करंट फ्लो कर रही है। तो अंदर वाले पोर्शन में भी करंट फ्लो कर रही होगी लेकिन वो थोड़ी सी कम होगी, पूरे वायर में I करंट है तो अंदर वाले पोर्शन में कितनी करंट होगी वो हम मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, और वही हमें यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ में अप्लाई करना है। सो लेट द करंट कोरस्पॉन्डिंग टू दिस मच लूप, ये जो छोटा लूप बनाया है इस लूप की कोरस्पॉन्डेंस में करंट है I डैश, ठीक है। पूरे वायर में कितनी है, I निकालनी होगी कि ये जो अंदर वाला सरफेस एरिया है, क्योंकि पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट फ्लो कर रही है, तो अंदर वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहाँ पर पॉइंट P सिचुएटेड है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, आपने करंट डेंसिटी टर्म पढ़ा था, तो करंट जो फ्लो कर रही होती है वो एरिया वाइज फ्लो कर रही होती है, इसलिए हम करंट डेंसिटी टर्म निकालते हैं J = I/A। तो यहाँ पर अगर हम ये चेक करें तो पूरे के पूरे इस एरिया में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में I करंट है, और इस अंदर वाले एरिया को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट कितनी है, I डैश। तो निकालने के लिए कैसे करेंगे कि आपका बाहर वाला है रेडियस, अगर आपने इतनी A ली थी तो पाई A² इज द रेडियस ऑफ दिस फाइनाइट लेंथ है, पाई A² में करंट है कितनी, I, तो 1 में कितनी करंट हो जाएगी, I डिवाइडेड बाई पाई A²। तो ये जो अंदर वाला लूप है, जो एम्पियर्स लूप लिया है आपने P पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उसमें कितनी करंट हो जाएगी वो निकालने के लिए क्या करोगे, अंदर वाले की रेडियस कितनी है, पाई R1, सो पाई R1² में कितनी करंट हो जाएगी, I डिवाइडेड बाई पाई A² इंटू पाई R1², ये हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, इस करंट को हमने I डैश माना है, अंदर वाले में I डैश करंट है अंदर वाले लूप में, और पूरे लूप में I करंट है, तो I डैश करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I डिवाइडेड बाई A² इंटू R1², और ये वैल्यू हो गई I डैश की। R1 इज बिकॉज इट इज लेस देन A, आप देखो अंदर वाले लूप में ऑब्वियसली रेडियस कम है, तो क्या हो जाएगा, इट इज श्योर दैट I डैश इज लेस देन 5, होना भी चाहिए। पूरे अगर पूरे फुल ग्लास में 2 लीटर वाटर आता है, 2 लीटर वाटर है, तो हाफ ग्लास में कितना होगा वाटर, 1 लीटर। उसी तरीके से अगर पूरे वायर के अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया में I करंट है और अंदर वाले जहाँ पे पॉइंट P सिचुएटेड है उतने एरिया में I डैश करंट है, तो I डैश करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए पूरे क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज द रिजल्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको हम यूज करने वाले हैं एम्पियर सर्किट लॉ में। तो ना अप्लाई कि B.dl corresponding to point P is equal to mu naught, क्या हो जाएगा, I डैश। अंदर अगर पॉइंट है, जब बाहर था तो पूरी करंट ले रहे थे, वायर की पूरी करंट, अब पॉइंट कहाँ पर है, अंदर है, तो अंदर उतनी करंट लेंगे जितनी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अंदर आ रही है, तो वो करंट कितनी है, I डैश। ओके, B.dl यहाँ पर मैक्सवेल लॉ लगाएंगे। मैक्सवेल लॉ के अकॉर्डिंग में एक थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द कर्व्ड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट तो ऊपर है, अंदर हो चाहे बाहर की साइड, पूरे वायर को हम ले रहे हो, अंदर भी करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रही है, तो आपका कर्व्ड फिंगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। कर्व्ड फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द टेंजेंट, उसमें जो टेंजेंट निकालोगे वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और डीएल एलिमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल कितना हो जाना चाहिए, 0।
और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया 0. सो हियर वी कैन राइट इट क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दो. सो आई आर वन स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. So b you can take out closed integral dl. This is equal to this value. अब क्लोज इंटीग्रल dl को अगर आप क्लोजली इंटीग्रेट करो तो वो किसके इक्वल होना चाहिए सर्कमफ्रेंस के. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा b इंटू 2 पाई सर्कमफ्रेंस कितनी है r1 के रिस्पेक्ट में 2 पाई r1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r1 स्क्वायर a स्क्वायर. जो टर्म कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो. b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और r1 ओवर 2 पाई ए स्क्वायर. वेनिंग टर्म क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए स्क्वायर इंटू r1. आपका ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू. ए इज द रेडियस ऑफ वायर. ठीक है. अब ए चेंज नहीं होना है. करंट आपने इनिशियली फिक्स कर दिए तो चेंज किसके बेसिस पे होना है R1 के बेसिस पर. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1. ये किस केस में आया जब हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एंड दिस पॉइंट इज सिचुएटेड इनसाइड द वायर. गॉट इट. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. इसका मतलब रेडियस जितनी बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. ठीक है. और आपने जो पहला फॉर्मूला निकाला था आउटसाइड द वायर के केस में पॉइंट आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपने बायोसेवर्ट से भी निकाली है 2 पाई r. ये आई है. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो पॉइंट अगर बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. पॉइंट अगर अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट होकर के आता है कि अगर आप फाइनाइट या इनफाइनाइट लेंथ वायर ले रहे हो तो पॉइंट उसके अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही होती है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट और बाहर डिक्रीज हो रही होती है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर. ओके. सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू. ये नोट कर लो आप लोग. So if we are taking PR graph, PR is the radius और यहाँ पर हम ले लेते हैं A point यानी वो A point is the radius of this wire. यहाँ तक A है. तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरीके से वेरी कर रही है. अगर A के अंदर है डिस्टेंस तो वो R1 के रिस्पेक्ट में होगी. ये ओरिजिन है. ठीक है. R1 पे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1. तो ये इंक्रीज हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. कहाँ तक इंक्रीज होगी रेडियस ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ वायर. अब उसके बाद क्या हो रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई. तो उसके बाद डिक्रीज कर रही होगी. ये डिक्रीज करते करते मेरी पॉसिबल कंडीशन में 0 ही पहुँचेगी. तो इसको बल्कि और स्टीपर बना दो ग्राफ को. दिस वन. तो दिस वन इज द ग्राफ. यहाँ पर क्या है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 और यहाँ पर है B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. सो दैट इज द ग्राफ for the infinite length wire from the inside point to the outside point. So this is very specific nature that we can find the magnetic field inside the finite length wire or infinite length wire. This is the case for infinite length wire. So I hope these 2 points are very clear to you. यही आपके एम्पियर सर्किटेड लॉ की एप्लीकेशन में था. और एम्पियर सर्किटेड लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. और इसको हम यूज़ भी करते हैं लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल 4 इक्वेशंस. ठीक है. तो उसमें ये लॉ भी यूज़ होगा. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग. थैंक यू फॉर टुडे.